हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी 2025 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में इस टाइम पे घूम रहे होते हैं कि अगले 50 दिन में किस तरीके से वो अपने टाइम को मैनेज करें, अगले 50 दिन में उनको कितने के टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट, कितने के मॉक टेस्ट उनको अटेम्प्ट करने चाहिए जो कि फुल सिलेबस के हमारे पास रहते हैं, किस तरीके से उन लोगों को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, वो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो इन 50 दिनों में हर एक स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखने चाहिए। क्योंकि ये जो लास्ट वाले 50 डेज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 50 डेज डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस बार के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये जो लास्ट वाले 50 दिन है, अगर इसको आपने सही तरीके से मैनेज कर लिया तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके दिमाग में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं। सो आज की जो ये हमारी पूरी क्लास है, ये जो पूरी वीडियो है, इट इज ऑल अबाउट कि नेक्स्ट 50 डेज में हम यूपीएससी प्रीलिम्स को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं और जो भी कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में आ रही होंगी उनको वन बाय वन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास करीब करीब 50 दिन बचे हुए हैं और इन 50 दिनों में ये सारी की सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आने वाली है कि रिवीजन को किस तरीके से किया जाए, इन 50 दिनों में सीसेट के ऊपर कितना फोकस हमें करना चाहिए, इन 50 दिनों में टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हमें करनी चाहिए, क्या अपने पिछले टाइम टेबल को आपको चेंज करना है, कुछ नई चीजें ऐड करनी है या फिर एज इट इज हमने आगे चलना है। इन 50 दिनों में माइंडसेट आपका किस तरीके का होना चाहिए और डे बिफोर एग्जामिनेशन हमें क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के ऊपर कितना फोकस करने की जरूरत है, खासतौर पे कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत है। देन पीवाईक्यूज का इन 50 दिनों में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। सेल्फ डाउट्स जो इस टाइम पे आते हैं ये बहुत कॉमन है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी चाहे प्रीलिम्स दे रहा हो, फर्स्ट टाइम वाले के दिमाग में तो सेल्फ डाउट आएंगे ही आएंगे। हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ही आते हैं कि क्या मेरा पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट चाहे किसी ने पहले भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया हो तो उसके दिमाग में भी ये सेल्फ डाउट जरूर रहता है। इतना कॉन्फिडेंट रेयरली कोई होता है जो बोल सके कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा ही होगा। तो एक बड़ी बेसिक सी चीज है जो दिमाग में रहती है। एंजाइटी हो गया, फाइनल रिवीजन किस तरीके से की जाए, तो ये सारे बेसिक से कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं। लास्ट वाले जो ये हमारे पास 2 महीने के करीब का जो टाइम पीरियड बचता है, राइट। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। सो डोंट्स एंड डूज को हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली डूज की बात की जाती है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, फिर ये आसानी से समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है। नंबर 1, कोई भी नया सोर्स, कोई भी नई किताब, कोई भी नई वेबसाइट अपने सोर्सेज में ऐड मत करो। अगर आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर 1.5 साल में 1 साल में जिन किताबों को आपने फॉलो किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी किताब है, स्टिक करो टू दैट बुक। ऐसा नहीं है कि अब पेपर आ रहा है तो आपको लग रहा है कि अच्छा मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ टेस्ट सीरीज में, एक आधे क्वेश्चन के चक्कर में कोई नई बुक को ऐड करने की कोशिश मत करो। अगर आपने कोई भी स्टैटिक जो आपका सब्जेक्ट है उसको एनरिच करना है तो आप ये कर सकते हो कि उसके रिलेटेड अगर कोई करंट आपके पास न्यूज आती है या करंट कोई टॉपिक आपके पास आता है, जैसे पॉलिटी में ऐसा होता है, ज्योग्राफी में ऐसा होता है, आर्ट एंड कल्चर में भी ऐसा हो जाता है, तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप कोई नई किताब उठाने की कोशिश कर रहे हो कि पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री इस किताब से पढ़ी थी, अब मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अब 2 महीने बचे, अब दूसरी कोई किताब उठा लेता हूं, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आप एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो कर रहे हो उस चीज के साथ स्टिक करो, वही आपको पार लगा देगा। 3-4 किताबें उठाओगे तो आप कंफ्यूज होगे और रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज अपने आप को ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं है। इतना हौच पौच में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 50 दिन बचे हैं, मैंने ये भी कर लेना है, मैंने वो भी कर लेना है। क्योंकि होगा क्या, आपका जो दिमाग है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, जो आपके स्टडी आवर्स हैं, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है।
ज्यादा ओवरबर्डन मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, कंफ्यूजन्स और ज्यादा बढ़ेंगी। देखो, जितना का माना जाता है कि आप 8 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, ये भी हम बंदिश नहीं लगा सकते हैं कि 12 घंटे पढ़ने वाले का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, 8 घंटे पढ़ने वाले का नहीं होगा। ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो 5-6 घंटे पढ़ के भी प्रीलिम्स निकालते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट है उस चीज को लेकर, उसको वो मिस नहीं करते हैं, अपने शेड्यूल को लेकर, अपने टाइम टेबल को लेकर प्रॉपरली वो उसी तरीके से चलते हैं। तो मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ओवरबर्डन करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी आप आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिवली आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। नंबर 3, डू नॉट सेक्रीफाइस द स्लीप। ये बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में। पूरा साल तो वो बढ़िया अपना टाइम मैनेज करेंगे, लास्ट वाले 50 डेज में आके पता नहीं उनको क्यों लगता है कि उनको 15 घंटे पढ़ने की जरूरत है, उनको 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है, और जिस चक्कर में क्या करते हैं वो अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया को तो शायद अवॉइड ना करें, लेकिन स्लीप को जरूर अवॉइड करते हैं। एक कारण ये भी होता है कि इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल थोड़ी से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नींद आती भी कम है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बट कोशिश करो कि एटलीस्ट 6 to 6.5 आवर्स की स्लीप एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा ना, आप चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। अब कोई स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे होंगे जो किसी दिन 3 घंटे भी सो रहे होंगे, 4 घंटे भी सो रहे होंगे, तो वो चीज गलत है, ऐसा मत करो। इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। जितना तुम रिलैक्स होगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस है, और जितना हड़बड़ाहट में चीजों को पढ़ोगे उतने चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आपके दिमाग में टिकेंगे। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमारे पास आता है अवॉइड द सोशल मीडिया एंड अननेसेसरी डिस्कशंस। आलतू फालतू की डिस्कशंस को इग्नोर करो। सोशल मीडिया को जिस लेवल तक हो सकता है उसको इग्नोर करो। सोशल मीडिया की जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो खास तौर पे जो आलतू फालतू के एंटरटेनमेंट की रील्स तुम देख रहे हो या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उसको अवॉइड करने की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई इंफॉर्मेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको करना चाहिए, राइट। सो सोशल मीडिया में जो आलतू फालतू की चीजें जिसका आपके एग्जाम के साथ कुछ खास लेना देना नहीं है, उसको इग्नोर करने की जरूरत है। चक्कर क्या होता है, आजकल जैसे आप YouTube पे देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पूरी जर्नी दिखाते हैं कि हम इस तरीके से इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सोते हैं, इस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सब देखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स उन चीजों को देख के बहुत ही सेल्फ डाउट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा तो इतने घंटे पढ़ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दिखाने की चीजें हैं। तो उससे सेल्फ डाउट या किसी तरीके की एंजाइटी खुद में लेके आने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सो अवॉइड करो उन चीजों को, क्योंकि जितनी चीजें तुम देखोगे, रील पे रील देखते जाओगे, उतना दिमाग में वो रीलें तुम्हारे दिमाग में घूमने वाली हैं, उतने 100 तरह की बातें तुम सोचने वाले हो। तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, जो तुम्हारा फोकस है, वो एक्चुअली कम हो जाता है उस चीज से। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको दिमाग में रखना। अवॉइड पैनिकिंग ओवर द करंट अफेयर्स। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि करंट अफेयर्स से मोस्टली स्टूडेंट भागते हैं। जब प्रिपरेशन को स्टार्ट किया गया है 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस नहीं किया। हमेशा दिमाग में ये बात रखी कि भाई लास्ट में जाके करंट अफेयर को पढ़ लेंगे, या फिर ये सोचा कि जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर की मैगजीन से हमारा हो जाएगा। अब करते कराते लास्ट वाले 2 महीनों में आप पहुंच चुके हो। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने हो सकता है कि 1 साल के करंट अफेयर कवर किए हो, बट एक बार रीड किया है या 2 बार रीड किया है, जिसकी वजह से जब वो एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर वो पैनिक करते हैं कि करंट अफेयर वाला सेक्शन तो मेरा वेस्ट ही हो जाएगा। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। पूरा साल आपने स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। अगर आपने करंट अफेयर्स को पहले फोकस नहीं किया है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप एक अच्छी रिवीजन पूरे साल के करंट अफेयर्स को दे सकते हो। तो पैनिक मत हो, ऐसा मत करो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी करेंगे जो करंट अफेयर को छोड़ने का दिमाग में बनाएंगे कि भाई चलो करंट अफेयर छोड़ देते हैं, स्टैटिक और बाकी चीजें कर लेते हैं। ऐसा मत करना। यू नेवर नो कि स्टैटिक के क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। हम कोई भी पोर्शन को कंप्लीटली लीव नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करो जितनी रिविजन आप कर पाओ, 3 रिविजन या 4 रिविजन आप कर पाओ, उस तरीके से आपके लिए बेहतर होगा। हम आगे चल के भी इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपने नहीं करनी है। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको जरूर करनी है, जो आपको बड़ा हेल्प करने वाली हैं। नंबर 1, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। अगर बीमार हो जाओगे, किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस लोगे, प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिनके फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है। कोशिश करो अगर तुम अवॉइड कर सको इस टाइम पीरियड पे,
राइट। और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 10-15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। जैसे इस सीजन में ना मलेरिया बड़ा फैलता है, डेंगू बड़ा फैलता है, तो वो बीमार हो जाते हैं। 15-20 दिन जो वेस्ट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं तुम्हारे पूरे साल की प्रिपरेशन को, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। दूसरों को देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई रील देख के, कोई वीडियो देख के या किसी बंदे से बात करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, कि वो तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तुमने जो भी पढ़ा है उस चीज में ट्रस्ट करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठते हो तो कई चीजें ऐसी होंगी जो आप एक जनरल अवेयरनेस से भी सॉल्व कर देते हो। मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस वहां पे होंगे, आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप फील करोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप शांत हो, आपका दिमाग बिल्कुल पीसफुल तरीके से आपका साथ दे रहा है, तो आप कई ऐसे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के काबिल हो जाओगे जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जब आप पैनिक करते हो और जब आप डरते हो, घबराते हो, कई तो ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, दूसरा बंदा लगातार किए जा रहा है, पता नहीं क्या कैलकुलेशंस किए जा रहा है, उसको देख के वो अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ये चीज नहीं करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के मैंने ये बोलते हुए सुना है कि सर वो तो बड़ा पढ़ता है जी, वो तो 10 घंटे पढ़ता है सर, उसके जितना तो मैं पढ़ नहीं रहा, तो मेरा तो चांस नहीं लगता मुझे इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने का। तो ऐसा नहीं है। अब आपको नहीं पता कि उसके किस फील्ड में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसे कंपैरिजन मत करो। पहली बात तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का मतलब बनता ही नहीं है। नो डाउट तुम सारे के सारे एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन तुम सब की कैपेसिटीज, तुम सबके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स आर डिफरेंट। सो कंपेयर मत करो। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करोगे तो मतलब आप गलत कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी, जिसके लिए आज की ये वीडियो पूरी बन रही है। स्ट्रेटजी बनाओ प्रॉपर। कोई भी गोल अचीव करना होता है तो प्रॉपर एक पाथवे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे मैंने क्या चीज करनी है। ऐसे चलते चलाते पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, वर्किंग आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे, अपने टारगेट्स को फिक्स करना पड़ेगा और टाइमली उन टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिवाइज थॉरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा साल सब्जेक्ट्स पढ़ते रहे हो, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम लोगों ने सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं किया है एंड मल्टीपल रिविजन्स नहीं की हैं, तो प्रॉब्लम होगी। तुम पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे और वहां पे क्या होगा, तुम्हें ये समझ आएगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट वो तुम एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। स्टेटमेंट सही है गलत ये समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिविजन नहीं है। खासतौर पे स्टैटिक सब्जेक्ट्स में तो मल्टीपल रिविजन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब्जेक्ट्स आसान है। इनके क्वेश्चंस को अगर तुम चाहो तो बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो अगर तुमने रिवाइज अच्छे से किया है। और रिवीजन करते समय अगर तुम्हें कोई चीज लगती है ना कि ये चीज मैं बार बार भूल रहा हूं, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे पॉलिटी तुम रिवाइज कर रहे हो, पार्लियामेंट का चैप्टर तुम रिवाइज कर रहे थे, तुम्हें समझ आया कि अच्छा यार ये जो कुछ मैं पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ रहा हूं, इनकी मेंबरशिप वाला जो फैक्ट है मैं बार बार भूल जाता हूं, तो उसको क्या करो, साइड में लिख लो। उससे क्या होगा, जब आप लास्ट डेज में जाओगे एग्जामिनेशन से जस्ट पहले, उन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ के अपने उन जिन चीजों को आप भूल रहे थे उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि एटलीस्ट अब नहीं भूलूंगा। क्योंकि ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिमाग में रहते हैं, कुछ समय के बाद आप ऑटोमेटिकली नेचुरली उसको भूल जाओगे। तो उसके लिए ये चीज आप जरूर कर सकते हो रिविजन के दौरान। देन फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अर्ली मंथ्स में इसको करते हैं स्किप, लास्ट मंथ्स के लिए रखते हैं, लेकिन लास्ट मंथ्स में बर्डन हो जाता है बहुत ज्यादा। हालांकि अब देखो, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको शुरू से पढ़ने चाहिए थे, क्योंकि वो तो टाइम बीत गया। अगर कोई स्टूडेंट अगला टारगेट कर रहा है एग्जामिनेशन, तो उसको मैं ये जरूर सुजेस्ट करूंगा कि भाई शुरू से ही करंट अफेयर्स को साथ साथ में पढ़ते रहो। ये कभी मत मान के चलो कि लास्ट में जाके करंट अफेयर्स में सारे कवर कर लूंगा, वहां पे रिवीजन हो सकती है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगी, आप बोल सकते हो, राइट। देन उसके बाद प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है कि कितने मॉक टेस्ट हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। तो एक चीज गौर करके देखो, अब आपने ना सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा, कम से कम जिसने 80 मॉक्स दिए हैं या किसी ने 60 मॉक्स दिए हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। अब ऊपर से जिन लोगों का पेपर क्वालिफाई हुआ है वो इन बातों को अपने इंटरव्यूज वगैरह में बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ये बैठ जाती है बात कि हमने इतने मॉक देने ही देने।
बट तुम ये भी तो देखो, इतने मॉक देने में कोई किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। बट तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 डेज अगर बचे हुए हैं, तो 50 डेज में अगर तुम बोलोगे मैंने 25 मॉक देने हैं, तो मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे तुम क्या कर रहे होगे, एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे होगे। अब मॉक अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे। जो क्वेश्चंस तुम्हारे मॉक में सही हैं दैट इज गुड, जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई पॉइंट तुम मिस कर रहे हो उसको नोट आउट करना बहुत जरूरी है। सो एनालाइज करना मॉक के रिजल्ट को इज मोर इंपॉर्टेंट देन ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स को अटेम्प्ट करना। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास 50 दिन है ना, तुम ये नहीं कर सकते कि 25 मॉक तुम अटेम्प्ट करने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा 50 दिन में कितने कंप्लीट मॉक अटेम्प्ट कर लोगे? 15 मॉक अगर अटेम्प्ट करोगे मेरे हिसाब से दैट विल बी गुड। इससे ज्यादा इस झंझट में मत पड़ना। लेकिन जो भी मॉक अटेम्प्ट करोगे उस वाले मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना है। जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं वो दोबारा से अगर तुमसे पूछा जाए वो वाले पॉइंट्स, तो वो गलत नहीं होने चाहिए, ये मेक श्योर करना है। ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करने से आपकी क्वालिटी एनहांस नहीं होगी, उनको एनालाइज करने से क्वालिटी एनहांस होगी। तो ये समझना जरूरी है। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो वो बेचारे सुन लेते हैं इस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह से कि 80 मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए। अब उनको लगता है कि चलो 50 डेज बचे हैं, एटलीस्ट 30 या 25 मॉक कर लें। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल जिस तरीके से मॉक का ऑब्जेक्टिव होता है। सो मॉक का एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब जब हम जीएस की बात करते हैं, जो हमारा पेपर 1 होता है खास तौर पे, जीएस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक चीज आपने ध्यान में देनी है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको प्राइमरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है और कुछ ऐसे हैं जिनको सेकेंडरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है। प्राइमरी सब्जेक्ट्स मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट है, जहां पे ये मान के चलो कि जो भी स्टूडेंट 1-1.5 साल की तैयारी करके आ रहा है वो बहुत अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आ रहा है, तो वहां पे आपकी भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जिसकी नॉलेज स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम एक बेसिक नॉलेज होती है। अगर मान लो 40 क्वेश्चंस भी आपके स्टैटिक वाले सब्जेक्ट से आ रहे हैं या 50 क्वेश्चंस भी मान लो आपके टोटली कंप्लीटली स्टैटिक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो ये कोशिश करना कि 5-7 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए दैट इज ओके, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो आपके अलावा है वो इन क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं, ये दिमाग में रख के चलो। कभी भी तुम देखना जब स्टैटिक वाले पोर्शन से क्वेश्चन थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, थोड़े ट्रिकी पूछे जाते हैं, उसी साल आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाती है। तो मतलब क्या है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं ये वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते ही करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं आपके पास, इंटरनेशनल रिलेशन के जो करंट अफेयर्स हैं आपके पास, साइंस या टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स हैं, इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के कुछ करंट में टॉपिक्स चल रहे होते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती हैं। लेकिन ये वो चीज है जो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं 1 साल से 1.5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें गलती की गुंजाइश आप भी नहीं करोगे, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ी गलती की गुंजाइश हो सकती है लेकिन इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को मेक श्योर करना कि इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन आप बहुत अच्छे से करो। कई बार क्या होता है, स्टैटिक सब्जेक्ट अगर सही तरीके से पढ़ा है तो नो डाउट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टैटिक नॉलेज आपको हेल्प कर जाती है जो आपकी ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करने में। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले भी एग्जाम दिया होगा वो मेरी इस बात के साथ टैली कर पा रहे होंगे किस तरीके से वो हेल्प करता है। और जो इस बार जाके एग्जामिनेशन में बैठेंगे या मॉक जब आप अटेम्प्ट करते हो वहां पे भी आप रियलाइज कर सकते हो कि किस तरीके से स्टैटिक नॉलेज आपको करंट अफेयर्स में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं, ये रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां पे गलती की थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी चलेगी, क्योंकि वो सबके साथ होने वाला है, राइट। अब देखो आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ जो हमारी प्रेजेंटली चल रही है मोस्ट ऑफ द टाइम 80 या 90 वाली लाइन में ही आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से।
तो इस बार भी हम मान के चल सकते हैं कि यही, चलो 80 नहीं तो 90 वाली लाइन में मान लो कट ऑफ आएगी, है ना, 93, 94, 97 समथिंग लाइक दैट। हालांकि पिछले सालों में अगर तुम देखोगे इससे भी नीचे कट ऑफ आपको, जनरल कैटेगरी की भी इससे नीचे कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। चलो हम 90 वाली लाइन में भी मान के चलें, क्योंकि पेपर बहुत ईजी तो आने वाला नहीं है, एज सिंपल एज दैट, जिस लेवल का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इतना तो होगा कि आपके पास 45 to 50% के बीच में हो सकता है कट ऑफ रहे। तो वहां पे ये मेक श्योर करना कि ये गलत नहीं होने चाहिए। अगर कंप्लीटली स्टैटिक 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 5-7 क्वेश्चंस इधर उधर सबके होंगे, वो सिर्फ आपके नहीं होने वाले हैं, बाकी आपके एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए। वो मल्टीपल रिवीजन से ही पॉसिबल हो सकता है। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स इस बार के पेपर को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ हम उससे एक स्ट्रेटजी भी बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज, शुड आई रिवाइज एवरीथिंग और फोकस ऑन द हाई यील्डिंग टॉपिक्स ओनली? क्योंकि ये लास्ट 50 दिनों में ये स्टूडेंट्स का होता है कि क्या मैं सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करूं, या फिर जिन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं खास तौर पे उनको फोकस करूं। देखो गौर करना, आपके पास टोटल 50 डेज है, तो एट लीस्ट फर्स्ट जो 30 डेज आपके पास है, मतलब पूरा जो आपके पास ये जो अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में तो देखो भाई जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सबको ही रिवाइज करने की कोशिश करो। लेकिन लास्ट वाले जो तुम्हारे पास 20-25 डेज बचेंगे मई महीने के, उसमें तुम ये कर सकते हो कि जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बोलो कि अभी से तुम कुछ टॉपिक्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, तो गौर करना, आज तुमने कोई चीज पढ़ी है, 20, 25, 30 दिन के बाद वो तुम्हारे दिमाग से निकलेगी ही निकलेगी। हमारी कैपेसिटी इतनी सी ही है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है चीज को तो वो लंबे समय तक आपकी टिक जाएगी। अदरवाइज अगर 50 दिन का गैप पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो एटलीस्ट 20 डेज पहले जो टॉपिक्स आपको लगते हैं, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखते हो कि क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो वो थोड़े से मतलब लो यील्ड वाले आपके टॉपिक्स होते हैं, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। बट इन द लास्ट 20 डेज उससे पहले उनको भी रिवाइज करते रहो कि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपके दिमाग में वो रिवीजन पुराने वाली जो आपने 20 दिन पहले की थी वो होनी चाहिए, राइट। नंबर 2, हाउ टू प्रायोरिटाइज बिटवीन स्टैटिक सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन 50 दिनों में हमें स्टैटिक सब्जेक्ट पे फोकस करना है या करंट अफेयर पे। अगर तो देखो आप पूरे 1 साल से या 1.5 साल से आप स्टैटिक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी बहुत सारी मल्टीपल 4, 5, 7 रिविजन्स हो चुकी हैं, लास्ट में अभी आप बिल्कुल उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हो, फिर तो बात अलग हो जाती है। फिर तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर रज के फोकस करो, क्योंकि जो बंदा शुरू से ज्यादा फोकस कर रहा होगा स्टैटिक के ऊपर, मोस्ट ऑफ द वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे होंगे, तो उनको तो करंट अफेयर पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट शुरू से ही स्टैटिक एंड करंट अफेयर को एक साथ लेके चल रहा है तो अभी भी आपको एक साथ ही लेके चलना है। अगर किसी ने करंट अफेयर्स बिल्कुल टच भी नहीं किए हैं तो कोशिश करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट लीस्ट, जैसे मई में हमारा पेपर है तो मई वाले करंट अफेयर छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल वाले करंट अफेयर छोड़ दो, उससे पिछले जितने भी महीने आपके पास हैं, है ना, बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दो। कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्च के पढ़ लो, उसके बाद फरवरी के पढ़ लो, उसके बाद जनवरी के पढ़ लो, उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे पीछे की तरफ जाओ। जितना तुम 1 साल तक जा सको दैट विल बी गुड फॉर यू। तो इस चीज को थोड़ा आपने दिमाग में रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर किसी को नहीं किया जा सकता। देन शुड आई कीप सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ओनली रिवाइज द नोट्स। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ो और टेस्ट अटेम्प्ट ना करो। फुल लेंथ की बजाय मैं ये बोल सकता हूं कि फुल लेंथ टेस्ट तुम थोड़े कम अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन सेक्शनल टेस्ट तुमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। सेक्शनल टेस्ट तुम्हारी अच्छी रिवीजन करवाते हैं। सो टॉपिक वाइज या एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट या 3 टेस्ट सिलेबस डिवाइड करके जिस तरीके से भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करो। अच्छा, फुल लेंथ मॉक थोड़े कम भी हो जाएंगे, मान लो आपने सिर्फ 5 ही फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं जीएस के, 5 ही आपने अटेम्प्ट किए हैं सीसेट के, दैट इज ओके, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन सेक्शनल टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करना, वो आपकी रिवीजन और आपकी मिस्टेक्स आपके सामने लेके आएगा। और सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना है, उनको एनालाइज भी करना है, क्योंकि एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
टेस्ट अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होगा, तुम चाहे 100 फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट कर लो तो कुछ नहीं होने वाला जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। देन हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड आई अटेम्प्ट इन द लास्ट 50 डेज। वैसे आई थिंक मैंने शुरू में ही आपको इस चीज का आंसर दे दिया है कि भाई आपके पास अगर 50 दिन बचे हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 25 या 30 मॉक अटेम्प्ट करने वाले हो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा आप कर सकते हो, फायदा कुछ नहीं होगा उसका। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने अटेम्प्ट कर लो, 10 अटेम्प्ट कर लो। अगर 10 भी अटेम्प्ट करोगे तो फिर भी सोच के देखो 5 दिन के बाद तुम्हें एक एग्जाम देना है, राइट। या फिर तुम्हें लगता है कि 10 कम है तो 15 कर लो, लेकिन ये मेक श्योर करना कि साथ में एनालिसिस आप उस चीज की कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और गौर करना, ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम जर्नल स्टडीज के जो मॉक है या जर्नल स्टडीज के जो सेक्शनल टेस्ट है सिर्फ वही कर रहे हो और सीसेट तुम इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जो करंट अफेयर के साथ साथ सीसेट को भी इग्नोर करते हैं और शायद उनको लगता है कि लास्ट में जाके हम सारे का सारा कवर कर लेंगे। तुम्हें पता है कि प्रीवियस कुछ सालों से सीसेट काफी टफ हो चुका है। अगर किसी का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी है, कोई मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से भी आ रहा है, स्टिल आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करना और एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करना दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंट इस चीज को लेके मत होना। एटलीस्ट हर एक जो आपका टॉपिक है, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, एवरेज, जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके अच्छे खासे आपने क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर सॉल्व कर लेने हैं, मॉक जरूर अटेम्प्ट करना उसका सीसेट का। शुड आई रिवाइज द एंटायर ईयर्स करंट अफेयर और जस्ट लास्ट 6 मंथ? आंसर इज मिनिमम 1 ईयर। पिछले 6 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। पेपर मई में है तो अप्रैल तक के करंट अफेयर आप इग्नोर कर सकते हो, अप्रैल मई के इग्नोर कर सकते हो, 1.5 महीने के ज्यादा से ज्यादा, वैसे 1 महीने के करो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उससे पिछले वाले जो है मार्च से पीछे 2024 मार्च तक, एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको इतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो कि साल पुराना क्वेश्चन होता है। कई बार ऐसा भी होता है 1.5 साल पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो नो डाउट पिछले जो 6 महीने हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पिछला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1 ईयर टारगेट करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने पहले टारगेट नहीं किया, अभी कर रहे हैं करंट अफेयर को, तो आप ये कर सकते हो, मार्च से स्टार्ट करो, पीछे की तरफ मूव करते जाओ। ये सिर्फ उनके लिए है जिन स्टूडेंट्स ने पहले करंट अफेयर को फोकस नहीं किया। मार्च से फेब, जैन, दिसंबर, इस तरीके से चलते जाओ। इससे क्या होगा, जितने तुम कवर कर पाओ दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर 1 साल कर लो तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद हाउ मच टाइम शुड आई अलॉट टू द सीसेट रिविजन? अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो और आपने पहले सीसेट की कोई अच्छी तैयारी नहीं की है, तो आप 2.5 से 3 घंटे भाई अभी सीसेट को दे सकते हो, दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो तुम्हारे जीएस में चाहे तुम 140 नंबर ले लेना, 150 नंबर ले लेना, वो किसी काम के नहीं है। इस चीज को समझो। स्टूडेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि जीएस में नंबर कम हो जाएंगे, जीएस में नंबर कम हो जाएंगे, और तुम्हारा सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो जीएस के नंबर बढ़ा के करोगे भी क्या? तो अगर तो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो सीसेट की, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर तुम ये लास्ट 2-3 महीने में, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स लास्ट 2-3 महीने में रखते हैं कि सीसेट की रिविजन यहाँ पे करेंगे, कई तो सीसेट के टॉपिक्स उठा ही यहाँ पे रहे होते हैं कि अभी पढ़ के अभी कर लेंगे, क्वालिफाई तो करना है, 33% मार्क्स ही तो चाहिए, लेकिन कई बार वो भी नहीं आ पाते हैं, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स में सीसेट की वजह से रहते हैं, बहुत सारे, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन सीसेट में रह जाएंगे। तो भाई एटलीस्ट इतना टाइम तो आपको अलॉट करना चाहिए। सीसेट को थोड़ी इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि यूपीएससी इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आपको भी देनी पड़ेगी। दिन प्रतिदिन जो क्वेश्चंस हैं थोड़े टफ होते जा रहे हैं, तो थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा। हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड कंपैरिजन विद अदर एस्पिरेंट्स? मेरी मानो, सोशल मीडिया जो तुम्हें ये सारे कंपैरिजन करने के ऊपर मजबूर करता है, इग्नोर इट। आलतू फालतू की डिस्कशन, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप की डिस्कशन, एस्पिरेंट्स के ग्रुप की डिस्कशंस, जहां पे वो अपने सेल्फ डाउट डिस्कस कर रहे हैं, इग्नोर इट। लास्ट 50 दिन है, अपने आप तक सीमित रहो मेरे हिसाब से, क्योंकि 50 दिन में कोई तुम्हें कुछ नहीं हो जाने वाला है। अगर तुम्हारे दोस्तों से बात नहीं होगी, इट्स ओके। तुमने जितना भी ग्रुप स्टडीज करनी थी सब हो चुकी हैं। अभी सबके सेल्फ डाउट्स होंगे, तुम्हारे अकेले के नहीं है। वो उसको शेयर करेंगे, तुम्हारे अंदर 4 चीजें और आएंगी। सो मेरे हिसाब से थोड़ा काल्म माइंड होके कोशिश करो कि अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सको।
है ना, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए। जब भी कभी लगे ना कि पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा, थक रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लो। सिंपल, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद जब पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ पाओगे और दिमाग में टिकेंगी चीजें, आप बोल सकते हो। ठीक है, देन व्हाट इज द आइडियल सीक्वेंस फॉर अटेम्प्टिंग जीएस पेपर 1। अब ये मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, इस चीज की बात हम पेपर से जस्ट पहले भी कर सकते थे, लेकिन ये जो लास्ट 50 दिन है इसमें आपको ये हैबिट को डेवलप करना होगा। जब भी तुम जीएस का या सीसेट का मॉक अटेम्प्ट करते हो तो एक चीज कोशिश करना, जैसे हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है ना, सीसेट में 80 हो जाएंगे, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे 100 क्वेश्चन है। 100 में से अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, साल 1.5 साल के लिए भी वो पढ़ा है, तो स्टिल आपको ये देखने को मिलेगा कि 30 से 40 की रेंज में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर वो बहुत ही मतलब श्योर होगा कि मेरा आंसर ये है और यही इसका आंसर होगा। हालांकि स्टिल उसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, चाहे वो जितना मर्जी 100% श्योर हो, क्योंकि पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो तो वहां का एक अलग प्रेशर होता है, वो थोड़ा बहुत हर एक स्टूडेंट ही फील करता है, दैट इज कंप्लीटली नेचुरल। वो सिर्फ आप नहीं फील कर रहे हो, वो सारे फील कर रहे हैं। सो 30 to 40 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो मेरा मानना है कि जिसमें आप 100% श्योर हो। अब यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है नहीं यार इसका आंसर ये हो सकता है, हो सकते कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि इसका आंसर यही होगा, आपको ये लग रहा है। वो 30 के क्वेश्चन 40 के क्वेश्चन होते हैं। तो जब अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को रीड करते जाओ, लेकिन अटेम्प्ट करो सिर्फ उन क्वेश्चंस को जिसमें तुम 100% एटलीस्ट अपनी तरफ से श्योर हो। अब इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके तो तुम्हारा पेपर क्वालिफाई होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे गलत हो जाएंगे। फिर तुम्हें चलना चाहिए सेकंड राउंड की तरफ। वहां पे वो क्वेश्चंस देखो जिसमें तुम क्या कर पा रहे हो, एटलीस्ट जैसे 4 ऑप्शंस तुम्हारे पास है ए बी सी डी, उसमें से एटलीस्ट किन्हीं 2 ऑप्शंस को तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो कि ए एंड सी नहीं हो सकता, बी एंड डी में से कोई आंसर होगा। तो मतलब वहां पे अगर बी लगाओगे या डी लगाओगे, उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो तुम्हारे चांसेस हैं 50-50% प्रोबेबिलिटी, आप बोल सकते हो कि वो सही भी हो सकता है, 50% चांसेस है वो गलत भी हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। वो क्वेश्चंस कितने होंगे, वो क्वेश्चन 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, इससे ज्यादा वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। एक नॉर्मल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो 50-50 में उलझ रहा है, 2 ऑप्शंस में उलझ रहा है, बाकी 2 का उसको पता है कि ये नहीं हो सकती हैं। उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि इतने से तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, ये तुम्हें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा 50-50% वाला, राइट। जब ये हो गया, उसके बाद आ जाओ तीसरे आपके राउंड पे। जो क्वेश्चंस आपने रीड किया, आपको पता है कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट आपको आ रहा है, तो वहां पे आपके पास अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें ना तुम्हारे पास 33% आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दिख रही है। कैसे? 4 ऑप्शंस हैं, एक ही इग्नोर कर पा रहे हो, एक एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 में से कोई एक आंसर होगा, तुम्हें ये लगता है। अब उन तीनों में से एक आंसर होगा तो मतलब 33% चांसेस है कि तुम्हारा आंसर सही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये 2 राउंड्स अटेम्प्ट करके तुम्हारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तुम्हारे नंबर 90 वाली लाइन में या 80 वाली लाइन में नहीं बन रहे हैं, क्योंकि देखो 90 एटलीस्ट टारगेट मान के चलो, नो डाउट पिछली बार आपकी कट ऑफ कम थी, इस बार बढ़ सकती है थोड़ी बहुत, टारगेट तो हम थोड़ा आगे रखें ना। 90 वाली लाइन में अगर आपके नंबर आपको लग रहा है कि बन रहे हैं, नेगेटिव वगैरह काट के इतने नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो आप यहां पे थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये तीसरे राउंड में लेना। इस तरीके से आप जीएस के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसी तरीके से आप सीसेट के पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, आप बोल सकते हो। इसको ना आजमा के देखना जब अपना मॉक अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज का इस्तेमाल करके देखा और ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले। तुम इसको आंखें बंद करके मत इस्तेमाल करना, पहले मॉक के अंदर इसको आजमा के देखना तुम्हें हेल्प हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है देन यू कैन यूज इट, राइट। लास्ट में आता है व्हाट टू डू इफ आई फील एग्जॉस्टेड और मेंटली ब्लॉक्ड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। ये भी होता है स्टूडेंट्स के साथ। मैंने कईयों को देखा है पेपर से जस्ट पहले ऐसे होश उड़े होते हैं पूरे के पूरे कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। दिस इज नॉट लाइफ एंड डेथ, दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जितने पॉजिटिव तुम हो, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जितने कॉन्फिडेंट तुम हो, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जितने पीसफुल तुम हो। हर बड़ाहट में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, ये दिमाग में बिठा लो। हर बड़ाहट में सही चीजें भी जो तुम्हें पता भी होती है ना, तुम वो भी गलत कराते हो।
तो थोड़ा पीसफुल तरीके से घबराओ मत। थोड़ा बहुत घबराहट होना इज ओके, दैट इज नेचुरल, बट इतना नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा समझ ही ना आए तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, हाथ कांप रहे हैं। तो थोड़ा पीसफुल हो जाओ। जब भी लगे हाथ कांप रहे हैं या घबराहट हो रही है तो आप ये कर सकते हो कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लो, उससे हो जाता है, वो पीसफुल हो जाता है। और थोड़ा दिमाग में ये बात रखो कि यार जितना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा उतने मेरे चांसेस ज्यादा है पेपर क्वालिफाई होने के। सो अगर मैं घबरा रहा हूं तो मुझे ये सोचना चाहिए कि जितना पीसफुल मैं रहूंगा उतने मेरे चांसेस ज्यादा है, तो इससे मेरा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। थोड़ा रीजनिंग लगाओ वहां पे, थोड़ा ढंग से सोचो कि उसका कोई फायदा हो रहा है, और जिस चीज का फायदा नहीं हो रहा है उसको हमने क्यों करना है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये वो कुछ सुजेशंस हैं जो मैं आपको दे सकता हूं कि अगले 50 दिन में आप क्या कर सकते हो। अच्छा, एक चीज बड़ी होती है कि सर 50 दिन आ गए हैं जी, हमारे पास लास्ट वाले कुछ डेज हैं, तो उसमें से कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से आपको ना 4 या 5 स्लॉट रखने चाहिए। 4 या 5 स्लॉट मतलब 2-2 घंटे के स्लॉट रख लो, मतलब 8 से 10 घंटे मिनिमम आपको रखने चाहिए कि 2 घंटे सुबह पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद नाश्ते के बाद 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आपके लंच के बाद 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद शाम को 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर डिनर के बाद 2 घंटे पढ़ रहे हो। ऐसे 2-2 घंटे के स्लॉट भी बनाओगे तो 5 स्लॉट बन जाते हैं। और पूरे 24 घंटे में से अगर तुम डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो तो 10 घंटे निकालना इज ओके, बाकी तुम्हारे पास 14 घंटे हैं, उसमें तुम पीसफुल तरीके से सारा अपना मैनेज कर सकते हो। और कोशिश करना जब भी बीच में ब्रेक लोगे ना तो उस ब्रेक में कोई टेलीविजन या फिर कोई सोशल मीडिया ये सब यूज मत करना, चाहे वेले बैठ जाना बिल्कुल ऐसे शांत। वो तुम्हें हेल्प कर देगा, रीयूविनेट कर देगा तुम्हें नेक्स्ट आपके सेक्शन के लिए जो आपके स्टडी आवर्स होंगे। तो इस तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो। लास्ट में जाते जाते अगर आपने निम्बस एकेडमी को इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन डू फॉलो। जो लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो दैट इज निम्बस एकेडमी IAS, इसको आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जो कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।